ओके, आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम इसका न्यूमेरिकल आप लोग को बताएंगे। पहले हम लोग चैप्टर का एक बार क्विक रिव्यू देख लेते हैं, फिर हम लोग एक एक करके इसका न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले देखिए होता क्या है इसका, जो एक एक करके टीएमएच बुक अगर आप लोग के पास है तो आप लोग ओपन कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, हम एक एक करके आपको दिखा देते हैं। इसी को स्टालिन मल्होत्रा का भी बुक कहते हैं, स्टालिन मल्होत्रा। ठीक है, तो ये दोनों बुक सेम है। अगर आपके पास दोनों में से कोई भी मतलब क्या कहते हैं नाम सेम ही है, कोई भी एक बुक है तो आप ओपन करके देख लीजिए। ठीक है, दोनों नाम सेम ही है। ओके, तो चलते हम आके देखिए इसमें। यहाँ से हम शुरू करते हैं टॉपिक। तो when an electric current flow through a conductor, electrical energy is being used and we may say that the electric current is doing work। मतलब क्या हुआ कि जब किसी ऑब्जेक्ट से या किसी कंडक्टर से, कंडक्टर का मतलब ये होता है यहाँ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तभी हम क्या कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है ना ये अपना काम कर रहा है जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तभी, नहीं तो एक्चुअली नहीं होता ऐसा कुछ। तो इलेक्ट्रिकल पावर इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड और इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब इलेक्ट्रिकल पावर की हम बात करेंगे। इससे पहले हम बात कर चुके थे फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, तो ये पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग सेकेंड चैप्टर में इलेक्ट्रिकल पावर को देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे दे रखा है कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिकल पावर इज वॉट। तो पावर का कोई भी पावर हो, इलेक्ट्रिक पावर हो या फिर ऐसे भी आप लोग वर्क डन 9th में पढ़ चुके हैं पावर के बारे में, दैट इज वॉट। पावर मतलब होता है वॉट यूनिट इसका। चाहे आप 9th का पावर ले लीजिए या फिर 10th का पावर लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी का पावर लीजिए, या फिर यहाँ पे आपको पता होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, दैट इज पावर होता था 9th क्लास में। तो ये भी पावर जो आप लोग पढ़े होंगे दैट इज दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, दोनों सेम चीज़ है, यहाँ पे दोनों का जो यूनिट होगा वाट ही होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद दी वाट, ये पावर ऑफ 1 वाट इज रेट ऑफ वर्किंग 1 जूल पर सेकेंड। मतलब 1 वाट को अगर डिफाइन करना है तो पावर इक्वल टू होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, W/T, है ना। अब अगर दोनों ये भी 1 ये भी 1 हो गया तो हो गया पावर 1, है ना। तो 1 जूल पर सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जूल अगर 1 सेकेंड में काम हो रहा है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि पावर जो होगा 1 वाट होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे 1 वाट पावर कब होता है। आगे यहाँ पे दे रखा है ये, अच्छा देखिए 1 वाट 1, ये तो हो गया, आपको समझ में आ गया। उसके बाद है 1 किलो वाट इक्वल टू 10⁻³ वाट। तो 1 किलो वाट में जो होता है ना 10⁻³ वाट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना। ये यूनिट है कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, कर सकते हैं आप। आगे इसमें दिया हुआ है कि द वर्क डन W/I इज द फ्लो ऑफ टाइम T ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज गिवन बाय। मतलब इसमें रिलेशन दे रखा है। ठीक है, वर्क में, V में, I में और T में। ठीक है, तो सीधा आपको याद रखना W/VIT होता है। ठीक है, VIT के बारे में आपको पता ही होगा, आगे आप लोग पढ़िएगा। VIT एक इंस्टीट्यूट है, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इस तरीके से। तो आपको ऐसे याद रख सकते हैं W/VIT, आप जैसे याद रखना रख सकते हैं, दैट इज व्हाट VIT। उसके बाद एक और होता है P=V/I। पावर की बात करें, यहाँ पे वर्क की बात नहीं कर रहे हैं। इसमें अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना तो भी आपको क्या मिलेगा, ये वर्क मिलेगा। अदरवाइज V/I जो है यहाँ पे पावर होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर की बात करें यहाँ पे ना, तो इलेक्ट्रिकल पावर जो होता है P/I होता है, और इसका जो यूनिट होता है ये वाट होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब इसको आप कई तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए ओम्स लॉ का आप यूज़ करेंगे ना, तो देखिए P = क्या हो गया आपको, V/I हो गया। ठीक है, अब ओम्स लॉ का आपको पता है, अगर ओम्स लॉ = V क्या, तो IR होता है। तो V IR यहाँ पुट कर लीजिए, तो देखिए क्या बन जाएगा, P की जगह IR पुट कर लेते हैं इंटू I, तो I × I² हो जाएगा ना,
तो आई स्क्वायर आर, ये भी पावर का फॉर्मूला है। अब बशर्ते में दिया क्या है वो यूज़ कर लेना इससे, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको एक और काम इजीली कर सकते हैं आप आई का वैल्यू चाहे तो पुट कर लीजिए। आई का वैल्यू क्या होता है, वी अपन आर, तो आई की जगह वी अपन आर यहाँ पुट कर लीजिए। देखिए फिर क्या बन जाएगा फॉर्मूला आपका, ये पी इक्वल टू वी इंटू आई, एंड आई की जगह जो है वी अपन आर पुट कर लीजिए। तो क्या हो गया, वी स्क्वायर अपन आर, तो पी इक्वल टू हो गया आपको वी स्क्वायर अपन आर। अच्छा चलिए एक बात आपको हम पूछते हैं क्या, कि पी इक्वल टू यहाँ पे वी स्क्वायर अपन आ रहा है और पी इक्वल टू यहाँ पे आई स्क्वायर इंटू आ रहा है, ठीक है। तो एक बात हमें आपको बताना है, ठीक है, कमेंट करके, कि पावर जो होता है ना किसी भी बॉडी का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। किसी भी कंडक्टर में जो, या किसी भी डिवाइस का जो पावर होता है दैट इज आर, ये इन्वर्सली डिपेंड करता है या डायरेक्टली, क्योंकि ये देखिए आपको यहाँ पे सामने में आ रहा है, यहाँ पे नीचे में आ रहा है, ठीक है। वी तो और आई तो आपको पता ही है कि वी और आई से कोई मतलब नहीं, वी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमको आर से मतलब है, आर क्या होगा, आर बढ़ेगा तो पी बढ़ेगा, या आर घटेगा तो पी बढ़ेगा। मतलब दोनों में क्या रिलेशन होगा, आर के साथ पी जो है ये आर के साथ डायरेक्टली होगा या फिर इन्वर्सली होगा, ये आपको बताना है। क्योंकि आपको तो दोनों दिख रहा है, यहाँ पे दोनों दिख रहा है ना, यहाँ पे पहला में ये दिख रहा है, दूसरा में ये दिख रहा है, तो बताना आपको दोनों में से कौन सा सही होगा, 1 और 2, ठीक है। तो आपको कमेंट करना है 1 एंड 2 में, देखते हैं आप लोग को कितने को ये क्लियर है ये बात आपको, ठीक है। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्या है यहाँ पे दिया हुआ। तो ये बात है, पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर भी आ गया, ठीक है, इस तरीके से। तो आगे नेक्स्ट है कि दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपको ये सारे फॉर्मूला एक एक करके याद रखने हैं, सारे फॉर्मूला का काम होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो आप एक काम कर सकते हैं कि एक फॉर्मूला का एक पेज बना लीजिए ना इस तरीके से, जिसमें फॉर्मूला सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का लिखा हो, है ना, तो वो आगे आपको काम आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। हीटिंग इफेक्ट अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो जूल्स एक साइंटिस्ट था, ठीक है, तो इसके हीट के इफेक्ट पे या फिर इसके अकॉर्डिंग क्या क्या है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो देखिए पहला मैंने रखा यहाँ पे कि हीट डेवलप इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लो थ्रू इट। मतलब जो है हीट जनरेट जो होगा किसी भी कंडक्टर में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है, ठीक है। ये पहला बात कहा था इसने। प्रोवाइड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड द टाइम फॉर विच पासिस रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ कि इसमें जो टाइम है, ठीक है, वो फिक्स होना चाहिए, और यहाँ पे दूसरी बात क्या है, रेजिस्टेंस इसका कांस्टेंट होना चाहिए। रेजिस्टेंस आप बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हीट डेवलप जो होगा आई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में होगा, मतलब आई हीट, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कि 2 की जगह 4 लेंगे तो ये 4 की जगह 16 हो जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए अभी आई जो है ना 2 एम्पियर था, फिर आई जो आप 3 एम्पियर ले लीजिए, तो पहला कंडीशन में हीट जनरेट अगर 4 होगा तो दूसरा केस में हीट जनरेट 9 हो जाएगा ना, इस तरीके से। मतलब आई का स्क्वायर होता है, जितना बढ़ेगा आई उसका स्क्वायर टाइम हीट बढ़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दूसरी बात हम कह रहे थे यहाँ पे, दैट इज व्हाट, कि द हीट डेवलप इन अ कंडक्टर इज ड्यू टू द करंट फ्लो थ्रू इट is directly proportional to the resistance of the conductor provided the current and the time for which current is passed remains constant। अब एक और दूसरा बात कहा इसने, क्या जूल्स ने कहा कि हीट जो होगा ना किसी कंडक्टर में दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, ठीक है। मतलब बाकी जो है आई और टी दोनों कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा तीसरा बात ये कहता है क्या, ठीक है, हम बताते हैं आपको क्या कहता है कि जो हीट जो होगा ना क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। मतलब जितना टाइम तक आप दीजिएगा उतना ज़्यादा हीट इसमें डेवलप होगा। देख लेते हैं क्या कह रहा है। द हीट इज डेवलप ड्यू टू द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट पासिस्ट। वही बात कहा कि जितना टाइम तक करंट पास होगा ना उतना तक यहाँ पे क्या होगा, इसमें हीट डेवलप होगा। प्रोवाइडेड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड द करंट पासिंग थ्रू इट इज कांस्टेंट, हीट प्रोड्यूस एज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी वेयर द सिंबल ऑफ हैव द यूजुअल मीनिंग। देखिए तो अब इसमें कहने का बात क्या है, तीनों को अगर हम मिला देते हैं 1 2 एंड 3 तो आपको तीनों को मिल जाएगा एच
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। और किसी चीज़ को अगर फर्स्ट टाइम अगर डिफाइन करें ना तो आप इसको इक्वल टू कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो जो उसने इसमें कांस्टेंट को 1 लेके एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी कर दिया, ठीक है। तो एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, दिस इज व्हाट, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी जो है ये इसका यहाँ पे बन जाता है हीट, ठीक है, डेवलप इन अ कंडक्टर का ये फॉर्मूला। अब आपको ध्यान रखना है क्या कि एच का फॉर्मूला क्या है, एच से हीट मीनिंग होता है हीट डेवलप, ठीक है। आर आपको रेजिस्टेंस पता है और टी जो है टाइम है। तो ये आपको सारी चीज़ यहाँ पे समझ में आना चाहिए। आगे दे रखा है कि एवरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैज अ लेवल और engraved plate on it that tell us the electric power consumed by it and it's the voltage to be applied. This is called the power rating of the। अच्छा देखिए आप एक वो ध्यान रखिएगा कि सिंपल सा आपके पास जो बल्ब होता है ना, खरीदने जाते कभी कभी आप बल्ब खरीदने गए होंगे, इस पर जो आपको मिला होगा, ठीक है, आपको इसमें एक चीज़ मिलता है हमेशा, क्या कि देखिएगा कितने वाट का काम है ये, तो लिखा रहेगा 100 वाट इस तरीके से, और वोल्टेज होगा 220 वोल्ट इस तरीके से। मतलब इसका रेटिंग क्या है, 100 वाट है और ये क्या हुआ 220 वोल्ट। अच्छा 100 वाट कहने का मतलब क्या हुआ कि ये 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी ख़त्म करेगा। 100 वाट कहने का मतलब क्या हुआ कि ये 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी ख़त्म करेगा, ठीक है, ओके। फिर आगे चलते हम यहाँ पे क्या दे रखा देखते हैं। दी अप्लायंस मतलब ये बात है कि जो अप्लायंस के ऊपर जो है लगा हुआ रहता है, क्या इसका रेटिंग होता है, ठीक है, और ये रेटिंग के अनुसार कितना वोल्टेज ड्रॉप करता है। फॉर एग्जाम्पल इफ एन एक्सटर्नल अप्लायंस हैज द मेकिंग 220 वोल्ट 60 वाट when written on it, then the electrical appliance must be operated 220 volts and its power consumed will be 60 watt। वही बात का है इसमें कि अगर मान लीजिए कोई भी इस तरीके का दिया हुआ है आपके पास, किसी बल्ब के ऊपर ही लगा हुआ है यहाँ पे 220 वोल्ट एंड 60 वाट, तो वही बात है कि 60 वाट कंज्यूम करेगा और 220 वोल्ट पे ही चलेगा। 250 वोल्ट लगा लीजिएगा ना तो आपका बल्ब फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या रहेगा 60 वाट पे चलेगा और 220 वोल्ट जो है यहाँ पे, ठीक है, ये काम करेगा। उसके बाद आगे दे रखा है इसमें क्या, देखिए, ओके, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। पावर इक्वल टू क्या होता है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना, पी इक्वल टू डब्ल्यू अपन टी होता है, ठीक है, या फिर डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू टी, क्योंकि आप इसको क्रॉस इधर ले जाइए मल्टीप्लाई करके, तो डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू टी ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए, thus the electrical energy consumed by an electrical appliance is the product of its power rating and the time for which it's used। मतलब क्या हुआ कि ये बात तो आपको समझ में आ गया, जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है पावर इनटू टाइम होता है। अब यहाँ पे कुछ दे रखा है क्या, किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो किलोवाट आवर जो है कमर्शियल यूनिट होता है और 1 किलोवाट आवर इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग 1 किलोवाट पावर रेटिंग यूज्ड फॉर 1 आवर। इट मीन्स व्हाट, 1 किलोवाट आवर की अगर हम बात करें ना, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पे पावर 6 जूल होता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कैसे होता है तो आप देख लीजिए, 1 इंटू 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, ठीक है, और 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है। तो आप गुना कीजिए 3.6 इंटू 10 पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। कैसे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जीरो आपका आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। आगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। देखिए ये कोई फोर्स नहीं होता है, नाम जो है ना इसका ऐसे मिस रॉन्ग हो गया है, लेकिन ईएमएफ आपको दिखने से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दिखेगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। is defined as the maximum potential difference across the terminal of a cell when no current is flowing an external circuit। It is the misnomer, it is misnomer, अच्छा रॉन्गली नेम्ड, वही बात आपको जो बताए थे, इसका जो नाम ही रॉन्गली हो गया है, क्वांटिटी हो गया, ठीक है। इट इज यूनिट वोल्ट और जूल पर कूलम। तो वही बात है कि इसका जो नाम है थोड़ा मिस रॉन्ग हो गया। देखिए ईएमएफ होता क्या है, जब मान लीजिए एक बैटरी है ना, और ये इसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा है, ठीक है,
अभी जो इसका जो है टर्मिनल का जो वोल्टेज होगा ना, इसको हम बोलेंगे दैट इज ईएमएफ। कुछ नहीं कनेक्ट यहाँ पे तो दैट इज ईएमएफ, लेकिन जब इसमें कुछ कनेक्ट कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वोल्टेज, ठीक है। तो देखिए ईएमएफ जो है हमेशा ज़्यादा होता है वोल्टेज इसका, ठीक है, क्योंकि करंट जब फ्लो होता है ना तो बैटरी के अंदर में कुछ रेजिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, जो इसकी वोल्टेज को थोड़ा ड्रॉप करता है। तो बस आप इतना ध्यान रखिए कि ईएमएफ जो होता है बड़ा होता है हमेशा, ठीक है, वोल्टेज से। तो ईएमएफ जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन वोल्टेज, ठीक है, ओके। अब बात करेंगे द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड इन द इलेक्ट्रिकल हीटिंग एप्लियंस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, रूम हीटर, वाटर हीटर, etc। मतलब क्या हुआ कि जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो होता है ना, ये यूटिलाइज होता है किसके द्वारा, इसका हम यूज़ करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ एप्लियंस में, जैसे हो गया आपको इलेक्ट्रिक आयरन में, रूम हीटर में, वाटर हीटर में, है ना, इस सब में। These heating appliances have coil of high resistance where a wire made of nichrome alloy, है ना। अब सिंपल सी बात है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है ना ये हाई होता है। रेजिस्टेंस हाई होने का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस हाई होने से मतलब क्या होता है कि इसका हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि हम आपको बताए थे H = होता है I²RT, और जब भी R ज़्यादा होगा ना तो हीट ज़्यादा डेवलप होगा, ठीक है, क्योंकि करंट तो हम बढ़ा नहीं सकते हैं, टाइम भी मेरे पास फिक्स है, तो हम आर को बढ़ा सकते हैं हीट बढ़ाने के लिए, इस तरीके से। तो इस तरीके से होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो नाइक्रोम अलग होता है, नाइक्रोम अलग का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज टू प्रोड्यूस लाइट। तो नाइक्रोम वायर जो होता है ना बल्ब में, इस तरीके से, तो इसमें जो बल्ब लगा होता है, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, इस बल्ब में ये जो है यहाँ पे नाइक्रोम वायर होता है। इसका काम क्या होता है, यहाँ पे मेनली इसका काम होता है लाइट को प्रोड्यूस करना, हीट लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये हीट भी प्रोड्यूस करता है, लाइट भी करता है, लेकिन बेसिकली इसका मेन फंक्शन होता है लाइट को प्रोड्यूस करना, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे फ्यूज के बारे में। फ्यूज क्या होता है, ठीक है। A fuse is a device used for the safety of appliance and electrical current against excessive heating during the short circuit or overloading। अब समझते देखिए फ्यूज क्या होता है। देखिए मान लीजिए क्या होता है कि जैसे एक बैटरी है, ठीक है, कहीं पे, अब इससे किसी सर्किट में करंट जा रहा है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि अचानक से करंट बढ़ गया किसी वजह से, है ना, या कहीं पे ये वायर अचानक से अपने आप कंटेक्ट में आ गया, टच में, ठीक है, ये हट गया, मान लीजिए टच में आ गया यहाँ से ऐसे, तो कंटेक्ट डायरेक्ट हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ अप्लायंस लगा होता है ना वो जल जाता है, जो अप्लायंस लगा हुआ है वो ख़राब होने का चांसेस होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वायर लगा देते हैं इस तरीके से, ये बना होता है फ्यूज का वायर जो होता है ना, यहाँ से बना होता है, दैट इज इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, इस तरीके से एक सेफ्टी वायर होता है, ठीक है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है। अब बेसिकली मान लीजिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा दैट्स मैक ओके। तो ये जो फ्यूज वायर होता है इस तरीके से होता है, ठीक है, इसका बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, इस तरीके से वायर के बीच में लगा होता है यहाँ पे, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है यहाँ से, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। और इसमें मिला हुआ क्या क्या होता है, जरा से भी इसमें ज़्यादा करंट आया तो क्या होगा, ये गल जाएगा, हीट हो जाएगा ज़्यादा, हीट ज़्यादा हुआ तो ये मेल्ट होकर गिर जाता है। अब ये बना होता है टीन और लेड का, 63% टीन होता है इसमें और 37% लेड होता है। और ये परसेंटेज थोड़ा बहुत वेरी भी करता है, आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि ये उसके अनुसार डिपेंड करता है इसमें किस तरीके का वायर बनाना हमको, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट पार्ट क्या है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी इज द प्रोडक्ट at a power station produced at a power station and is brought to our homes by two thick copper wires, aluminum wires, ठीक है, और aluminum wires are fixed over tall electric poles। वही बात है कि आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर जहाँ जनरेट होता है तो वहाँ से जो हमारे घरों तक आता है यहाँ पे फिक्स्ड पोल होता है, ठीक है, इस पोल के द्वारा जो है करंट आता है यहाँ पे हमारे घर तक, ठीक है।
तो इसमें दो वायर लगा होता है, एक होता है आपको न्यूट्रल वायर, एक होता है यहाँ पे लाइव वायर, ठीक है। अच्छा, वैसे एक अर्थ वायर भी होता है, तो अर्थ वायर का ज़्यादा जरूरत पड़ता नहीं है, लेकिन दो वायर होना जरूरी है, ठीक है, इस तरीके से। देयर आर टू सेपरेट सर्किट इन हाउस, द लाइटिंग सर्किट विद 5 एम्पियर फ्यूज एंड द पावर सर्किट ऑफ 15 एम्पियर फ्यूज। देखिए वही बात है कि जहाँ से मान लीजिए मेरा ये मीटर सब लगा होता है, जहाँ पे ये मीटर रीडिंग करता है, ठीक है, यहाँ पे जो होता है तो इसके पास 15 एम्पियर का फ्यूज होता है। बाकी जो घर में एप्लीयंस लगा होता है, हर एप्लीयंस के लिए अलग अलग 5 एम्पियर का फ्यूज लगा देते हैं हम इस तरीके से। तो इससे क्या होता है, एप्लीयंस हमारा चलता है सही से। इट इज़ इम्पोर्टेंट to note that each distribution circuit has a separate fuse, so that a fault leading to short circuit occurs in one circuit, the corresponding fuse blows but the other circuit remains unaffected। मतलब वही बात है कि मान लीजिए एक एक हर सर्किट में क्या होता है, एक एक अलग अलग क्या लगाते हैं इसमें, each circuit having सेपरेट फ्यूज। तो एक मान लीजिए, अगर मान लीजिए ये स्विच है, स्विच से अगर मान लीजिए फ़ैन के लिए जा रहा है ये वायर, ठीक है, तो फैन का अलग यहाँ पे इसमें एक अलग फ्यूज होगा। उसके बाद नेक्स्ट मान लीजिए वायर होगा, तो ये मान लीजिए बल्ब के लिए है, तो इसका अलग फ्यूज होगा, ठीक है। उसके बाद एक टीवी के लिए होगा, ठीक है, तो टीवी वाला अलग फ्यूज होगा। इस तरीके से, ताकि एक अगर डिस्टर्ब हो जाए ना तो ये सारे एक साथ बंद ना हो, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है कि ये डिस्टर्ब हो गया, ये मतलब मान लीजिए इसमें ज़्यादा एक्सेस करंट आ गया, तो ये इसका फ्यूज गल गया, मेल्ट हो गया, तो इसमें हम दूसरा फ्यूज लगाएंगे फिर चलेगा तब ये, लेकिन और ये अपना चले, अपना काम करे, इसमें कोई प्रॉब्लम ना आवे। तो हम इस तरीके से काम करते हैं। The variation distributions circuit are connected in parallel। तो इसमें जो है, ठीक है, हम जो यूज करते हैं ना वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन करंट सर्किट हम अपने घर में, तो ये हमेशा क्या होता है, पैरेलल में होता है, ठीक है। हम ध्यान रखेंगे कि जैसे मान लीजिए हमारे घर में जो करंट होता है कनेक्ट, दैट इज ऑलवेज इन पैरेलल, आपको ध्यान रखना है। तो ये मान लीजिए जैसे यहाँ पे है, ठीक है, उसी से फिर आपको मान लीजिए टीवी का हो गई है, फिर उसी तरीके से ये मान लीजिए आपका एक अलग हो गया बल्ब का। तो ये सब अपना अपना, मान लीजिए ये टीवी का हो गया, ये बल्ब का हो गया, ये फैन का हो गया, तो इस तरीके से लगाओ, ये सब पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन, एक यहाँ कनेक्ट होता है हमेशा। ओके, तो आगे हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि जो वायर होता है ना, द राइटिंग इन टावर, क्या लिखा हुआ, वायरिंग है यहाँ पे, द वायरिंग इन आवर हाउसेस इज कैरिड आउट 3 डिफरेंट वायर्स, है ना। तो 3 वायर से हमारे घर में जो है वायरिंग होता है। पहला तो होता है न्यूट्रल वायर, तो जो आई थिंक ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, सॉरी हाँ ब्लैक कलर का ही लगभग होता है। और एक होता है लाइव वायर, ये रेड कलर का होता है, ठीक है। एक अर्थ वायर होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। आजकल न्यू मतलब क्या कहते हैं, साइन कन्वेंशन का था, इसका कलर चेंज होता है, एक ब्राउन हो गया, एक येलो हो गया, ठीक है, एक ग्रीन होता है। तो इस तरीके से 3 कलर में होता है। The live wire is at least high potential at 220 volt and the neutral wire is at the ग्राउंड पोटेंशियल 0 वोल्ट, है ना। तो इसमें जो है लाइव वायर होता है, इसमें हाई पोटेंशियल होता है, ये 220 वोल्ट का होता है लाइव वायर, ध्यान रखना आपको। और ये 0 पोटेंशियल पे होता है, ये ग्राउंड लेवल पे होता है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लाइव वायर एंड द ग्राउंड इज 220 वोल्ट। वही बात है, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का होता है, तभी तो कोई ऑपरेट करेगा। करंट फ्लो कब से होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में होता है, आपको ये बात पता है। तो ये इस तरीके से करंट फ्लो होगा। The earth wire is an uncovered copper wire and has no plastic insulation over it. One end of the earth wire is connected a copper plate and buried deep under the earth। ठीक है, तो जो अर्थ वायर, देखिए आपको यहाँ पता है अर्थ वायर जो होता है ना इस तरीके से होता है, तो ये अर्थ के अंदर में कनेक्ट होता है ना। और ये वायर जो होता है हमारे वहाँ पे घर में रहता है, और आपको पता होगा 3 प्लग और 3 प्लग में 2 प्लग का, तो बड़ा वाला प्लग ये अर्थ वायर के लिए होता है, ठीक है। ये हो गया लाइव के लिए, ये हो गया न्यूट्रल। आप आयरन सब में भी देखेंगे यहाँ पे 3 वायर होता है, तो ये कनेक्टेड होता है, अर्थ वायर जो कनेक्टेड होता है आयरन के मेन पार्ट से, जैसे लोहा वाला पार्ट होता है उससे। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई बॉडी के कंटेक्ट में अगर वो आ गया ना, तो किसी आदमी को झटका ना लगे, करंट ना लगे, इस वजह से वो जो होता है ना आयरन के एक बॉडी होता है, इससे कनेक्ट होता है, इस बॉडी से कनेक्ट होता है, ठीक है, इस तरीके से, तो ताकि आदमी के बॉडी में ये करंट ना पहुंचे, ठीक है। ये इससे कनेक्टेड होता है लोहा वाला पार्ट से। ओके, तो आगे हम देखते हैं यहाँ पे
क्या है, in order to distinguish between the live wire and the neutral wire, the live wire is given a red plastic covering and the neutral wire is given black plastic covering, वही बात है, ठीक है, एंड अर्थ वायर इज गिवन ग्रीन प्लास्टिक कवरिंग, ठीक है। तो आपको लाइव वायर के बारे में बता चुके हैं। लाइव वायर जो होता है ये रेड कलर का होता है, उसके बाद न्यूट्रल ये ग्रीन होता है, सॉरी ये ब्लैक होता है, और अर्थ वायर जो होती है ग्रीन होता है, ठीक है, ओके। आगे बात करना है कि ऑल द इलेक्ट्रिकल एप्लियंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द लाइव वायर तो न्यूट्रल वायर, ओके। तो जितने भी लाइव वायर होता है और न्यूट्रल वायर होता है सभी से कनेक्शन ऐसे होता है इसका, एक लाइव जगह एक न्यूट्रल जगह, हर मतलब एप्लियंस में एक लाइव जगह एक न्यूट्रल जगह, एक लाइव जगह एक न्यूट्रल जगह है ना, इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, ताकि इसमें वोल्टेज सबको सेम मिले, ठीक है। यहाँ पे तो द इलेक्ट्रिकल एप्लियंस आर प्रोवाइडेड विद सेपरेट स्विचेस दैट आर पुट इन द लाइव वायर, तो इसका जो स्विच होता है सेपरेट होता है, जिसका जो है एक एक करके अलग अलग दिया रहता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे द मेटल बॉडी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल एप्लियंस इज अर्थेड टू अवॉइड द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक्स, अर्थिंग इज डन बाय द कनेक्टिंग द मेटल्स, ओके। देखिए क्या होता है कि मेटल बॉडी कोई भी होता है, ठीक है, उसको हम इस तरीके से रखते हैं कि उससे कनेक्ट करके बॉडी को हम अर्थ में डाल देते हैं, इस तरीके से ये अर्थ में कनेक्टेड होता है, ठीक है। मान लीजिए किसी बॉडी को अगर शॉक लगता है ना, तो ये बॉडी मान लीजिए कोई चीज़ छूने से हमको शॉक लगता है, तो ये ऑलरेडी उस बॉडी के अंदर टच रहता है, ठीक है। तो करंट इससे होके अर्थ में चला जाता है, तो हमारे बॉडी में नहीं आता है, क्योंकि हमारा बॉडी जो है उतना अच्छा कंडक्टर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, जितना कि ये कॉपर सबका वायर होता है। तो केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस टू द अर्थ एट जीरो है ना, तो इस तरीके से, क्योंकि मतलब हमको अगर ये बात समझाना हो, आपको ये समझना, देखिए कि ये इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, इस अर्थ वायर का दैट इज जीरो होता है, और इस वजह से करंट आता है तो डायरेक्ट इसके अंदर चला जाता है। द टचिंग ऑफ द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर इज डायरेक्टली इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट, है ना। तो जब अगर दो वायर लाइव वायर है ना इस तरीके से जा रहा है और ये न्यूट्रल जा रहा है, ये लाइव हो गया न्यूट्रल, कभी कभी क्या होता है इन दोनों के बीच में ये सर्किट बना हुआ इधर है ना, मान लीजिए कुछ भी चल रहा है उधर इस तरीके से, और यहाँ पे शॉर्ट हो गया, एक दूसरे में टच हो गया, तो यहाँ पे सर्किट जो है पहले इतना बड़ा था अब शॉर्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, ठीक है, सर्किट शॉर्ट हो जाता है इस तरीके से। अब आगे बात कर रखा है व्हेन मेनी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस ऑफ हाई पावर रेटिंग आर स्विच्ड एट द सेम टाइम देन दे ड्रॉ द एक्सट्रीमली लार्ज करंट फ्रॉम द सर्किट, दिस फिनोमेना नोन एज ओवरलोडिंग। तो वही बात है, मान लीजिए कि एक पॉइंट से अगर बहुत सारे करंट ड्रॉ हो रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक बोर्ड है इस तरीके से, इस बोर्ड में, ठीक है, आपके पास स्विच है 5-6, और यहाँ से 5-6 में क्या किए आप प्लग में सारे को हाईवी एप्लियंस लगा दिए ना, 8-10 लगा दिए यहाँ पे ना, टीवी लगा दिए, ठीक है, उसके बाद फिर आपको फैन लगा दिए है ना, फिर यहाँ पे कूलर लगा दिए, इस तरीके से 5-6 एप्लियंस एक जगह ही लगा दिए। तो यहाँ का जो आने वाला करंट है, लेके आने वाला 2 वायर है, लेके जाने वाला बहुत सारे वायर है, तो ये दोनों वायर यहाँ पे बहुत गर्म हो जाएगा, इसको ओवरलोडिंग बोलते हैं, क्योंकि तो मतलब यहाँ पे आग भी लग जाता है इस तरीके से, ओवरलोडिंग बहुत हॉट हो जाने की वजह से, है ना, तो दैट इज व्हाट ओवरलोडिंग कहलाता है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे कि इफ अ पर्सन हैपेंस टू टच अ लाइव इलेक्ट्रिक वायर, he receive a soft electric shocks when many of kill him, है ना, when which may even kill him. The short circuit due to the overloading or a defective wire may cause the electrical fire in बिल्डिंग्स। अब मतलब क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट से क्या होता है कि कभी कभी अचानक से बिल्डिंग से आग भी लग जाता है, या फिर कोई आदमी अगर छू ले ना इसको तो इवन इफ वो मर भी सकता है, इतना ज़्यादा इसमें शॉकिंग आउट होता है। वी मस्ट फॉलो द precautions while using electricity. In case of an electric fire, the main switch should be switched off. The electrical appliance must be given earth connections. The household wiring should be done to using the good quality of wires having the proper thickness and
इंसुलेटर। वही बात है, कह रहा है कि हमें जो है ये प्रॉपर जो है प्रिकॉशन सावधानी बरतनी चाहिए जब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कहा गया कि मेन स्विच हमेशा, अगर ये सब काम हो रहा है ना, मान लीजिए कहीं पे शॉक लग गया या फिर इलेक्ट्रिकल एप्लियंस से मान लीजिए कहीं पे आग लग गया है, तो सबसे पहले तो मेन स्विच को ऑफ करना चाहिए, है ना, क्योंकि मेन स्विच अगर ऑफ हो गया ना तो ताकि पावर जो है कट हो जाता है, पावर कनेक्शन कट हो गया, कनेक्शन कट होने के बाद क्या होगा कि करंट नहीं आएगा, है ना, तो इस वजह से हम उसको तब बुझा सकते हैं आपको इजीली वे में। नहीं तो जब तक करंट है ना तब तक आप उसमें पानी भी नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए पानी डाल दिया ना तो प्रॉब्लम क्या होगा, उसमें बहुत ज़्यादा आग लग जाएगा, ठीक है, अचानक से और भी उसमें आग पकड़ सकता है, ठीक है, और जो पानी डालेगा उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए क्या है। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अ मैग्नेट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग पीस ऑफ आयरन व्हेन इट्स फ्रीली सस्पेंडेड ऑलवेज rest in the north and south direction. The region surrounded by a magnet within the influence of the magnet can be experienced. Okay, so the region surrounding a magnet within which the influence of the magnet can be experienced, it is called magnetic field of a magnet. अब देखिए इसमें क्या क्या रखा कि एक मैग्नेट होता है, इसी के बारे में तो आपको पता होगा। मैग्नेट क्या कर सकता है, या तो किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकता है, किसी चीज़ को, क्या मतलब आयरन को, ठीक है, कोबाल्ट को, निकेल को, ठीक है, और एक आपको पता होगा ये हो गया मिक्सचर ऑफ Fe एंड कॉपर जो होता है, सॉरी कार्बन, इसको बोलते हैं हम स्टील, ठीक है। तो इन सबको आपस में खींच सकता है, ठीक है। ये मैग्नेट जो है ये आपस इसको अट्रैक्ट कर सकता है, इसको मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। ये आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, स्टील हो गया, इन सबको ये मैग्नेट खींच सकता है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि एक मैग्नेट के चारों ओर जो है स्पेस होता है, ठीक है, जिसमें मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस हो सकता है, इसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जहाँ तक इसका फील्ड है वहाँ तक इसमें मैग्नेट के द्वारा फोर्स एक्सपीरियंस हो सकता है, ठीक है। द एवरी मैग्नेटिक फील्ड कंपेयर्स एन infinity number of line of forces. The line of forces is defined as a curve or the tangential by which a point gives the direction of force. देखिए इसमें क्या कहना चाह रही है कि जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं ना, यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक कर्व लाइन होता है, यहाँ से एक नॉर्थ से, ठीक है, साउथ में निकलने वाली इमेजिनरी लाइन जो होता है इसको आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में एंटर करता है, जस्ट लाइक हम लोग इसको मान लिए हैं, ऐसा कोई होता ही नहीं है, लेकिन ये हम लोग मानते हैं इमेजिनरी लाइन होता है और ये नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में एंटर करेगा, दैट इज इमेजिनरी लाइन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। द इंटेंसिटी ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज एनी पॉइंट एट द मैग्नेटिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय व्हिच यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस्ड इन दैट पॉइंट। मतलब कहने की बात है कि आप इसमें अगर इंटेंसिटी फाइंड करना है तो यहाँ पे नॉर्थ पोल को या फिर कोई मतलब मैग्नेट को रख के आप टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या इंटेंसिटी है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का। तो कोई भी नॉर्थ पोल जो इसे यहाँ पे रखने पे, या फिर आप मैग्नेटिक कंपास रख लीजिए, क्या डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसे यहाँ पे रखने से आपको पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना इस पॉइंट पे कितना है, नहीं है, उस तरीके से क्या उसका डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो देखिए आपको सिंपल सी बात बताएं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है ना, इसका प्रॉपर्टी हम देखिए, इसको हम एक्चुअली पूरी डिटेल में पढ़ाएं, अभी तो शॉर्ट रिवीजन बता रहे हैं, है ना, लेकिन आप अगर देखेंगे वीडियो जाके, है ना, नवनीत प्रेम करके आप सर्च कर लीजिए इलेक्ट्रिसिटी या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इस पे आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा, हमने पूरा चैप्टर को कवर किया है 1 बाय 1 करके, है ना, हर चीज़ को। और जो आपका टॉपिक एडवांस लेवल है ना, आप मान लीजिए अगर तैयारी कर रहे हैं NTSC सब का भी, तो उसमें बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि आपके बुक से भी बुक के बहुत ऊपर लेवल तक हम इसमें डिस्कस किए हैं, ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं। तो द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ द मैग्नेट फील्ड एक्सपीरियंस द नॉर्थ पोल हो गया पे, तो ये नॉर्थ पोल मूव कर सकता है उसमें, या फिर नॉर्थ पोल का जो मतलब क्या कहते हैं, आप चेक कर सकते हैं क्या यहाँ पे किसी भी कैंपास में
क्या यहाँ पे मोशन होता है किसी पॉइंट पर रखने से, तो उसमें जो है नॉर्थ पोल जो है मूव कर रहा है किस तरीके से, तो आप इस तरीके से आप इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पता कर सकते हैं यहाँ पे। अब मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है देखिए, it is the characterization of a magnetic field and defined as the force experienced by a conductor of length 1 meter carrying a current of 1 ampere when placed in the magnetic field at a right angle to the field direction, the unit to be is Tesla और न्यूटन पर मीटर। तो देखिए मैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है कि मान लेते हैं यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, अगर मान लीजिए अगर इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर, तो इसमें जो है फोर्स एक्सपीरियंस होता है किसी बॉडी में या किसी कंडक्टर में, ठीक है, कैरिंग ए कनेक्ट 1 एम्पियर, अगर 1 एम्पियर करंट है, ठीक है, सिंपल से बात रखिएगा, एफ इक्वल टू होता है बी टाइम आई टाइम एल, बी आई एल। मतलब क्या हुआ कि कोई भी कंडक्टर अगर है यहाँ पे, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसके चारों ओर, ठीक है, वो भी आपको आगे डिस्कस करेंगे। तो कितना इसमें फोर्स लगेगा वो डिपेंड किस पे करता है, इसके मैग्नेटिक फील्ड पे, करंट पे, और इसका क्या लेंथ। ओके, तो उसके बाद जो है यहाँ पे हम बात करेंगे, तो इसका जो ऐसे यूनिट होता है, ठीक है, बी का, तो बी इक्वल टू हमको निकालना है, बी इक्वल टू हो गया एफ बाई आई टाइम एल, आई अपन एल, ठीक है, ये हो गया आपको बी का वैल्यू। या फिर बी का एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है, बी क्यू बी, ठीक है, बी इक्वल टू वी इंटू क्यू इंटू, शायद तो आगे है इसमें फॉर्मूला, वो हम देख लेते हैं कि हम भी मिस कर रहे हैं इसका क्या फॉर्मूला, वो देख लेते हैं आगे क्या है, ठीक है। तो देखिए एफ इक्वल टू होता है यहाँ पे ये हो गया आपको, तो इस तरीके से एफ इक्वल टू होता है बी आई एल और फोर्स का, और बी इक्वल टू होता है यहाँ पे ये, मतलब क्या हुआ कि हम बी का जो यूनिट होता है ये टेस्ला होता है, ऐसा यूनिट, या फिर कह सकते हैं न्यूटन एम्पियर मीटर, फोर्स का न्यूटन, आई का हो गया करंट का एम्पियर, एल का हो गया मीटर, तो कह सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर मीटर, तो ये हो गया आपको बी का यूनिट, ठीक है, टेस्ला। हाँ, या फिर ये दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे ये द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी फाउंड आइदर बाय द मैक्सवेल-क्रोकिस रूल और राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो अब ये क्या, आगे हम देखते हैं क्या होता है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल या फिर एसक्यू रूल, ठीक है, इस तरीके से। द मैग्नेटिक फील्ड एट बी एट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम द राइट स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट आई इज गिवन बाय। देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है पहली बात तो, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आने वाला है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। मान लीजिए कंडक्टर है, ठीक है, ओके, तो अच्छा एफ इक्वल टू याद है बी क्यू बी होता है, ठीक है, ये होता है एफ इक्वल टू, ठीक है, बी टाइम क्यू टाइम भी है, ठीक है, बी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स का, क्यू चार्ज है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो आगे हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए इसी एक कंडक्टर इसमें करंट ऊपर जा रहा है, यहाँ से हम अगर आर डिस्टेंस पे बात करें, है ना, क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो बी इक्वल टू होगा म्यू नॉट आई अपन 2πr, ये आर डिस्टेंस है यहाँ पे, और इसका जो करंट है इसमें मान लीजिए आई जा रहा है, ठीक है, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपन 2πr, ये फॉर्मूला है, आपको नोट कर लेना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे म्यू नॉट का वैल्यू, देखिए ये डेरिवेशन आपको 12th में सीखने को मिलेगा, ठीक है, बाय और सावर्ट लॉस होता है, उससे इस फॉर्मूला आपको डेरिवेशन किया जाएगा, तो लेकिन आपको अभी इसका जरूरत नहीं है, बस आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये ध्यान रखना है। अच्छा, म्यू नॉट का फॉर्मूला, म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4π इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है, तो ये हमको आ गया, तो बी का वैल्यू, ठीक है, सॉरी म्यू नॉट का वैल्यू होता है। आगे तो हम बात करेंगे इसमें यूनिट क्या है वो तो हम बाद यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, मैक्सवेल राइट हैंड ग्रिप रूल या फिर थंब रूल। तो इमेजिन दैट योर
will imagine that wire carrying current to be gripped with your right hand and such a way that the thumb points along the right wire in the direction of the current. Then the direction of finger will be the direction of magnetic field lines of the force representing the magnetic field. It's shown in this figure. तो देखिए फिगर में क्या कह रखा है यहाँ पे, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका ये राइट हैंड है, ध्यान रखिए हमेशा होना चाहिए राइट हैंड, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये जो है थंब का डायरेक्शन क्या है, करंट की ओर है। देखिए करंट ऊपर जा रहा है और थंब भी यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऊपर की ओर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो थंब जो है यहाँ पे देखना चाहिए करंट की ओर, ठीक है। थंब का जो है यहाँ पे ऊपर की ओर थंब होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो कर्ल फिंगर है ना यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पे जो कर्ल फिंगर ये इस तरीके से, तो ये जो कर्ल फिंगर है यहाँ पे, ये कर्ल फिंगर जो है ऐसे घुमा हुआ, देखिए कैसे ऐसे घुमा हुआ है। अगर आप इसको ऐसे देखिएगा तो ये कर्ल फिंगर ऐसे घुमा हुआ। तो कर्ल फिंगर ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन बताएगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जो बनेगा इस तरीके से बनेगा यहाँ पे, ये ऐसा, ठीक है। तो मतलब कि कौन सा वाइज होगा ये देख लीजिए आप, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनेगा। ये डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की ओर है, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की ओर है, ठीक है। और ये स्ट्रेट वायर है, तो इसमें जो करंट जाएगा ना, दैट विल बी whenever we show our thumb in the direction of current, then our curl finger will show the direction of magnetic field. तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं तो अगर आपको अच्छे जाना तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं, उसका NSA 2 पे है ना, इसका हम पूरा बताए हैं, इसको देख सकते हैं आप। अब 1 एम्पियर को क्या डिफाइन किया है, देखिए आप पूरा बुक पढ़ने के बाद आपको 1 एम्पियर यहाँ का डेफिनेशन का जो 1 एम्पियर होगा वो आपको यहाँ मिलेगा। 1 एम्पियर होता क्या, 1 एम्पियर इज द defined as the amount of current which is flow through in which the straight parallel wire of infinite length placed in 1 meter apart air or in vacuum will produce and the force of 2 into 10⁻⁷ Newton per meter, ठीक है। तो इस तरीके से आप मान लीजिए कि कंडक्टर अगर रखा हुआ है दो, इसके बीच में क्या फोर्स आएगा, सॉरी, तो इस तरीके से इसके बीच में जो फोर्स है r डिस्टेंस पे है यहाँ पे ना, तो अगर मान लीजिए 1 मीटर की डिस्टेंस पे हम दे रखा हुआ है, ठीक है, और एयर में या फिर वैक्यूम में रखा हुआ है, और इनके बीच का जो फोर्सेज होगा वो 2 into 10⁻⁻⁷ अगर 7 न्यूटन हो रहा है, तो हम बोलेंगे दोनों में करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर का, ठीक है, ये हो जाएगा। और आपको ये बात पता है F=BIL, ये फॉर्मूला हम पहले बता चुके हैं। तो कोई भी कंडक्टर है ना, उस पर करंट आई जा रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए उसको, है ना, तो उसमें जो फोर्स लगने वाला है F=BIR लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आगे बात करेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसमें जो फोर्स का डायरेक्शन होगा F=BIL में, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको कि जो फोर्स होगा ना ये परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड के 90 पे होगा, ठीक है। तो मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो फोर्स इधर लगेगा, ठीक है, ध्यान रखना आपको, बीच में 90 होना चाहिए एंगल। ओके, तो आगे हम बात करेंगे यहाँ पे कि फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, है ना। तो सोलेनॉइड के द्वारा जो फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा। A solenoid is a long coil having a large number of closed turn of insulated copper wire. और उसके बाद the magnetic field due to the long circular coil carrying current is very strong. The two ends of the solenoid have two poles. The magnetic field produced due to the current carrying solenoid similar to that of the magnetic fields produced by a bar magnet, ठीक है। मतलब क्या हुआ, एक बार मैग्नेट है, आप जानते हैं बार मैग्नेट ऐसा होता है, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ना, सेम ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा, सोलेनॉइड के द्वारा। और सोलेनॉइड में क्या होता है, एक वायर लपेटा होता है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आप वायर अगर लपेट है जिसमें, तो ये आपका बन जाएगा सोलेनॉइड, ठीक है। अच्छा, वायर होता है कॉपर का इंसुलेटेड वायर होता है, ठीक है, ध्यान रखना आपको, कॉपर का इंसुलेटेड वायर इस पर लपेट दिए तो ये बन जाएगा आपका सोलेनॉइड।
ठीक है। तो ये आपका सोलेनॉइड बन जाता है इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें वायर लपेटा गया है और इस तरीके से ये आपका हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो एक आपको नॉर्थ बनेगा, एक साउथ बनेगा, ठीक है। अब नॉर्थ या साउथ कैसे बनेगा तो आप उस तरीके से देख लीजिए, है ना, मूव करा के। तो इसमें एक हम आपको उसमें ट्रिक बताए हैं किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं ये नॉर्थ बनेगा या साउथ बनेगा। तो आप उसमें चेक कर लीजिए, उसमें क्या कहते हैं, डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि ये करंट का जो है ना, ये डायरेक्शन देख के आप बता सकते हैं कि किधर नॉर्थ बनेगा किधर साउथ बनेगा, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे कि हमें जो है यहाँ पे 3 चीज़ आता है। ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसमें क्या कहता है, देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में यहाँ से कि इसमें हमको 2 चीज़ में से, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो होता है ना, ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, ठीक है, नहीं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एक होता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करते हैं हम फोर्स फाइंड करने के लिए, ठीक है, फोर्स फाइंड करने के लिए। और राइट हैंड यूज करते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड हो गया। कभी क्वेश्चन आता है कि लेफ्ट हैंड का यूज़ कहाँ होता है, राइट का कहाँ होता है, ठीक है। और राइट हैंड यूज़ करते हैं करंट पता करने के लिए, ठीक है, इंड्यूस करंट जो किधर होगा और इसमें फोर्स किधर होगा, ठीक है, ये पता करने के लिए। तो आगे देखिए क्या है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ये देखा है, इसमें क्या है कि finger represent the direction of magnetic field, thumb represent the direction of motion and the conductor and the middle finger represent direction of current, ठीक है। तो आप देख लीजिए, सेंटर फिंगर है, सी से सेंटर फिंगर, सी से करंट रिप्रेजेंट करेगा। और ये 4 फिंगर है, फील्ड रिप्रेजेंट करता है ना। और थंब में देखिए, ये थंब हो गया और ये मोशन हो गया, ठीक है, दोनों में सेम होता है, थंब मोशन। इस तरीके से आपको जो थंब होगा वो मोशन शो करेगा कंडक्टर का। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। आगे यहाँ पे एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मैग्नेट whose magnetic arises to the flow of current, the strength of an electromagnet depends upon। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है इस तरीके से कि इस पे अगर आप, ठीक है, वार्प अप कर कोई भी चीज़ वार्प करते हैं, लपेटते हैं, तो यहाँ पे, ठीक है, अगर इसमें हम वायर लपेट दें इस तरीके से, ठीक है, ये तो एक तरफ तो नॉर्थ एक तरफ साउथ बनेगा ही, ठीक है। इसमें जो है एक मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। अच्छा, ये क्या है कि सोलेनॉइड है, या आप तो खाली भी ले सकते हैं या फिर लोहा भी ले सकते हैं। इसमें आयरन लीजिएगा तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, ठीक है। अब इसमें 2-3 चीज़ पे डिपेंड करता है इसका मैग्नेटिक फील्ड। पहली बात अमाउंट ऑफ करंट, करंट अगर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, इसमें करंट फोर्स बढ़ जाएगा इसका स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, अब ये टर्न्स कितने बार है, ठीक है, ये टर्न्स अगर ज़्यादा बार है तो इसमें फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, कम है तो फोर्स कम होगा इस मैग्नेट का। उसके बाद नेचर ऑफ द कोर, इसके अंदर क्या डाला गया है ना, प्लास्टिक डाला गया कि लोहा डाला गया कि कॉपर है, कुछ भी है, तो उसके अनुसार इस पर फोर्स बन रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का। तो देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बात है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर को रखा गया है, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें मान लीजिए इसमें हम एक कंडक्टर को रख देते हैं, वायर को, तो इस वायर में एक फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड, जो फोर्स लगेगा तो इस फोर्स के द्वारा ही हम कर रहा है, ठीक है। देखिएगा आगे हम देखेंगे मोटर सब जो मतलब काम कर रहा है इसी मेथड पे काम करता है। तो इसमें क्या है कि 4 फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द थंब रिप्रेजेंट द मोशन, है ना। इसका थंब जो है मोशन रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, और मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है, उसके बाद फोर्स हो गया और करंट हो गया। सेम चीज़ वही है, इसमें बस राइट हैंड लगा देना है, ठीक है, हैंड होगा राइट और सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। 4 फिंगर जो रिप्रेजेंट करेगा इस तरीके से, 4 फिंगर फील्ड होगा, सेंटर फिंगर करंट एंड थंब मोशन, बाकी दो सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। आगे देखना हमको कि एन इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन एवर अ करंट कैरी कंडक्टर
which pass through a magnetic field then experience a force by Fleming's left hand rule। वही बात है कि देखिए इस तरीके से एक मोटर होता है, ठीक है। तो इसका मोटर हम पूरा कंस्ट्रक्शन बता चुके हैं वीडियो में। ये मैग्नेट है नॉर्थ एंड ये साउथ। इस तरीके से यहाँ पर अगर करंट दिया जाएगा ना इस तरीके से, तो इसमें क्या होता है कि कॉइल के अंदर में इस खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये घूमता है, तो और ये मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट होता है जिसकी वजह से ये घूमना चालू कर देता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड का एक रिपल्सन समझ जाइए, जिसकी वजह से क्या होता है कि मोटर अंदर में घूमना चालू कर देता है। अब आर्मेचर क्या होता है? आर्मेचर इज द सॉफ्ट आयरन पीस ऑन विच वायर इज बॉन्डेड विच रोटेट इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो आर्मेचर होता है, इस पर एक वायर जो है लपेटा हुआ रहता है ना, बहुत सारे कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स। आप अगर छोटा मोटर को किसी को खोलिएगा तो उसमें बहुत पतला पतला वायर मिलेगा, वो जो लपेटा हुआ रहता है दैट इज कॉल्ड आर्मेचर, ठीक है। तो वो इसके साथ घूमता है इसको मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे ये घूमेगा तो ये पूरा घूमता है वायर सहित, है ना, इस तरीके से। इसको हम आर्मेचर कहते हैं। ओके, तो आगे देखेंगे हम क्या है। देखिए तो ये बता रहा है कि वेलोसिटी जो है, ठीक है, वो इससे वर्टिकली डाउनवर्ड और अपवर्ड, इसका मोशन क्या होगा, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में। अब आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखिए क्या है। इन द फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक इंड्यूस करंट इन मूविंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट वाज डिस्कवर्ड बाय फेराडे। The direction of induced current is given by the Fleming's right hand rule, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, देखिए अगर मान लीजिए एक मैग्नेट है, ये दो मैग्नेट रख दिए नॉर्थ और साउथ, इसके अंदर में एक वायर को हम बहुत स्पीड से मूव कराएंगे, है ना, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे। तो यहाँ पे एक अगर गैल्वेनोमीटर लगा के चेक करेंगे तो इस वायर में करंट आ जाता है। तो ये वायर में करंट का प्रोडक्शन जो होता है, ठीक है, मैग्नेटिज्म के द्वारा, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि प्रोडक्शन ऑफ करंट इन दिस वायर व्हेनेवर कीप्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम आगे बात करेंगे यहाँ पे क्या है कि देखिए डायनामो इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो डायनामो होता है ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो काम किस पे करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस पे, ठीक है। करंट इज प्रोड्यूस अ मोटर एंड द डायनामो आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, है ना। तो एक करंट जो है इसमें डायनामो हो गया एंड यहाँ पे मोटर हो गया। तो डायनामो काम होता है, देखिए मोटर काम, मोटर का होता है इलेक्ट्रिक करंट से, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और डायनामो मैकेनिकल एनर्जी को, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे डायनामो दो टाइप का होता है, एसी एंड डीसी। एसी डायनामो होता है क्या, डिवाइस विच इज प्रोड्यूस alternating current in which direction of the induced current changes alternatively after equal interval of time. In this case we use slip ring, ठीक है, और which is in the direction of the current changes। तो इसमें देखिए इसमें जो एसी डायनामो में ये फुल रिंग होता है, ठीक है, इसी को स्लिप रिंग भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो होता है डीसी डायनामो में ये प्रोड्यूस करता है डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ दिस करंट रिमेन्स द सेम इन द डीसी का डायनामो, है ना। इसमें स्प्लिट रिंग यूज करता है या इसको कहते हैं कम्यूटेटर, ठीक है, कम्यूटेटर, एंड दैट गिव्स द करंट ओनली इन द वन डायरेक्शन। इसमें हाफ रिंग लगा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। इस तरीके से इसका जो रिंग होता है ये हाफ रिंग होता है, इसमें फुल रिंग होता है, ठीक है, इसमें हाफ रिंग होता है। एक रिंग को काट के ऐसे हाफ रिंग लगाया जाता है, ठीक है। तो आधा इस पे आता है, कभी कभी इस पे आता है, कभी इस पे आता है, इस वजह से इसमें जो है करंट आता है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें हाफ रिंग होता है डीसी में। ठीक है, तो एसी में फुल रिंग होता है, ठीक है, और डीसी में हाफ रिंग होता है, ठीक है। इफ द करंट फ्लोज ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन इट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट, ठीक है। करंट का अगर डायरेक्शन चेंज ना होना तो डायरेक्ट करंट होता है, जिससे हमको बैटरी से निकलता है,
ठीक है। डीसी जनरेटर से डायनेमोस निकलेगा। तो इन सब से जो करंट निकलता है ना, तो कौन सा करंट होता है? डीसी करंट होता है, ठीक है, क्योंकि इसका डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होता है, ये हमेशा फिक्स होता है इसका डायरेक्शन, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए ये आपको राइट हैंड थंब रूल के बारे में बात कर चुके हैं। फ्लेमिंग्स का राइट हैंड थंब रूल है, और इसमें आपको सब चीज़ वही रहेगा। फोर्स ऑफ मोशन होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा और इंड्यूस करंट होगा, ठीक है। यहाँ पे तो हम देखिए, आपको ध्यान रखना है कि राइट हैंड का यूज़ करते हैं, ठीक है, करंट के लिए, और लेफ्ट हैंड का फोर्स के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। आगे दे रखा है यहाँ पे कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इन वायर एज अ डीसी, द करंट ऑब्टेन फ्रॉम द सेल और बैटरी ना, ये बात है, बैटरी से या सेल से जो करंट आएगा दैट इज डीसी होता है। इफ द करंट चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव करंट, एसी, है ना। तो ये बात है, जब करंट का डायरेक्शन अगर चेंज हुआ ना, तो इसको एसी करंट बोलते हैं, ठीक है। कुछ देर के लिए नेगेटिव रहेगा, कुछ देर के लिए पॉजिटिव, और ये एसी करंट हो गया आपको, है ना। और डीसी के लिए आपको सेम डायरेक्ट स्टेट रहेगा, ठीक है, ग्राफ, आपको ध्यान रखना ये बात। फिर इसके बाद दे रखा है यहाँ पे क्या है, देखिए द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल कैरी करंट आई इज गिवन बाय। देखिए एक बात है कि मान लीजिए एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, इसका सेंटर पे करंट, मतलब इसका सेंटर में क्या आपको पता है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा ना, क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या है, बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम एन आई अपन 2r। आर जो कि यहाँ पे रेडियस होगा इसका यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे एन क्या, नंबर ऑफ टर्न्स है। मतलब क्या हुआ कि कितने टर्न्स इस पे वायर लगे हुए हैं, इस तरीके से। ये एक, जैसे एक टर्न है, 2 टर्न होगा, फिर 3 टर्न होगा, तो इस तरीके जितने टर्न लगे हुए हैं, तो ये जो होगा दैट इज व्हाट, इसका सेंटर में कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है इस पे, ये एन मतलब टर्न हो, कितना टर्न इस पे लगा हुआ, ठीक है। इस पे जितना भी टर्न लगा हुआ है वो सारे एन का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 10 टर्न है, 12 टर्न, जितनी भी टर्न है इस पे, है ना। ओके, तो आगे हम बात करेंगे म्यू नॉट आई अपन 2r। अच्छा, एन म्यू नॉट का वैल्यू तो आपको पहले बता चुके हैं, दैट इज व्हाट 4 पाई इंटू 10 पे पावर -7, ठीक है, आपको ध्यान रखना म्यू नॉट का वैल्यू। अच्छा, उसके बाद लास्ट पॉइंट है, ये देख लीजिए आप क्या है। आई होप कि आप सारे फॉर्मूला नोट करते जा रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूला आप नोट करते जाएंगे, ठीक है। व्हेन टू लॉन्ग पैरेलल current carrying conductor are kept in a distance d and the force per unit length given by the conductor is। देखिए, तो 2 वायर है यहाँ पे, है ना। इस दोनों वायर के बीच में फोर्स कितना लगेगा रख दिया गया, तो दोनों वायर के बीच में जो फोर्स लगेगा F इक्वल टू म्यू नोट I1 I2 अपन 2 पाई डी। ठीक है, तो ये हो गया इसका। तो ये डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। डी जो है डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर, म्यू नॉट I1 इसमें एक किसी एक में करंट I1 मान लीजिए इसमें जा रहा है, और I2 किसी इसमें जा रहा होगा, ठीक है। और बाकी तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो इसका डेरिवेशन आपको फिर बता रहे, डेरिवेशन है आई होप कि हमने कर भी दिया इसका डेरिवेशन, आप अगर देखेंगे उसमें, ठीक है। तो ओरिजिनल पार्ट में यहाँ पे ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देख लीजिए, NSA 2 पॉइंट या नवनीत प्रेम सर्च कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा इसमें इसका डेरिवेशन। तो आई होप की बात आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। तो ये हम लोग इसमें आज सारा इसका ये कर चुके हैं हम लोग, क्विक रिव्यू 1 आवर में सारा कंप्लीट हो गया है। हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम जो है ना, इसके बाद इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए, सारे फॉर्मूलों को अच्छे से लर्न कर लीजिए, ठीक है, ताकि हम लोग इसको ठीक से आगे इसका न्यूमेरिकल सबको सॉल्व कर पाए, है ना। तो थैंक यू देखने के लिए सारे वीडियो को।